साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जो वर्ड साइटोप्लाज्म है, इसका क्या मतलब है? ये दो वर्ड की कॉम्बिनेशन है। नंबर एक साइटो, नंबर दो प्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड पार्ट। यानी ये जो सेल का लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये मेरे पास क्या है, एक छोटा सा सेल का डायग्राम है और ये सेल की मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये अंदर आपका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये जो बीच का पोर्शन है, जो लिक्विड पोर्शन है, उसको हम सेल का साइटोप्लाज्म कहेंगे। लिविंग contents of eukaryotic cells are divided into nucleus and cytoplasms। जो यूकैरियोटिक सेल का जो लिविंग कंटेंट है वो दो जगहों पर होता है। एक, वो कुछ साइटोप्लाज्म में होंगे और कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगे। यहाँ पर यूकैरियोटिक बल्कि प्रोकैरियोटिक का भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक को यहाँ मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वहाँ पर सिर्फ हम साइटोप्लाज्म को ही ले लेते हैं। ठीक है जनाब। जबकि यूकैरियोटिक मेंशन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म अलग है और न्यूक्लियस अलग है, क्योंकि बीच में मेम्ब्रेन है। तो जो सेल का लिविंग कंटेंट होगा वो इधर भी होगा और इधर भी होगा, इसलिए ऊपर मेंशन किया है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसका लिविंग जो कंटेंट होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों में होता है। अब ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो न्यूक्लियस का पोर्शन होता है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और ये जो सेल का है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइनली हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ऊपर मैंने लिखा है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और ये सेल का लिविंग हिस्सा होता है। अब देखें, अ लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का, जो सेल के अंदर होता है और न्यूक्लियस से बाहर होता है, ये सेल के अंदर का हिस्सा है, यानी सेल के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर, इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म चूंकि लिक्विड पार्ट है तो इसके अंदर सोल्यूशंस होता है, सोल्यूशन या मिक्सचर आप कह लें, और इस सोल्यूशन और मिक्सचर के अंदर आपके पास तमाम ऑर्गेनिक तमाम इनऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अमाइनो एसिड है, हमारे पास शुगर है, फैटी एसिड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, सॉल्ट्स एंड गैसेस। इसके अलावा प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल वगैरह भी यहाँ पर इस पार्ट में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इसी साइटोप्लाज्म का एक सोल्यूबल पार्ट होता है जिसमें आपका अमाइनो एसिड्स, शुगर, फैटी एसिड, जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो उसके अंदर सस्पेंडेड हुए होते हैं, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। यहां मैंने नीचे लिखा है सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। अब ये जो आपका साइटोसोल होगा, साइटोसोल के अंदर 90% वाटर होता है। अब इस साइटोसोल में कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल अगर इस साइटोसोल में होंगे, यानी साइटोसोल क्या है, एक लिक्विड पोर्शन है, एक सोल्यूबल लिक्विड पोर्शन है। उस सोल्यूबल लिक्विड पोर्शन के अंदर अगर स्मॉल मॉलिक्यूल हो और वो स्मॉल मॉलिक्यूल उसके अंदर सोल्यूबलाइज हुआ हो तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी साइटोसोल का हिस्सा है, वहाँ पर वाटर वगैरह होता है, उस वाटर के अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास अमीनो एसिड हो सकता है, हमारे पास कुछ शुगर का यूनिट हो सकता है। तो ये शुगर और अमीनो एसिड के यूनिट उस लिक्विड पोर्शन के अंदर सोल्यूबलाइज हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। हमने लिखा है ट्रू सॉल्यूशन। और एक ये है कि इसी साइटोसोल के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल सस्पेंडेड हो, यानी कि ये जो आपका साइटोसोल है इसका जो लिक्विड पोर्शन होता है उसके अंदर अगर लार्ज जो मॉलिक्यूल हो वो सस्पेंडेड हुए हो, उसको हम क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है, हमारे पास कोई भी स्टार्च, हमारे पास कोई भी ग्लाइकोजेंस वगैरह होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम प्लांट का सेल लेंगे तो प्लांट के सेल में क्या होगा, स्टार्च। छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट्स बहुत सारे आपस में कंबाइन होंगे, वो कंबाइनली एक लार्ज मॉलिक्यूल, एक मैस बनाएंगे और वो सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, उसको हम कहते हैं स्टार्च, और वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा। ये प्लांट के केस में होता है। जबकि एनिमल में ग्लाइकोजन होता है, खासकर जो एनिमल का जो लीवर होता है
लिवर सेल्स को याद रखें, हम हेपेटिक सेल्स कहते हैं। उन हेपेटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जब ये ग्लूकोज स्टोर होता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेंस। तो ग्लाइकोजीन हो या स्टार्च, ये लार्ज मॉलिक्यूल है, और अगर लार्ज मॉलिक्यूल साइटोसोल के अंदर सस्पेंडेड हो तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। अब ये जो कोलाइडल सोल्यूशन हमारे पास है, कोलाइडल सोल्यूशन हमेशा दो किस्म का होगा, या तो वो विस्कस होगा या तो वो नॉन विस्कस होगा। जो विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम जेल कहेंगे, और जो नॉन विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसको हम सोल कहेंगे। अब जेल में ये होता है कि आपके पास जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है बनिस्बत मॉलिक्यूल के, यानी आपके पास आपका जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कम है, जबकि उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से जो आपका मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है, यानी मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वाटर कम है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर लिक्विड कम होगा और दूसरे मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वो थोड़ा विस्कस होगा, और उस विस्कस पार्ट को हम क्या कहेंगे, जेल। सोल में ये होता है वाटर ज़्यादा होगा, सोल में वाटर ज़्यादा होगा और मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी। जब मॉलिक्यूल कम हो और वाटर की तादाद ज़्यादा हो तो वो गाढ़ा नहीं होता है, उसको फिर हम नॉन विस्कस कहेंगे। ठीक है जनाब। अब सवाल ये पैदा होता है, एक ही साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर एक ही कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो ये जेल और ये सोल ये कहाँ पाए जाएंगे? याद रखिए ये हमारे पास हमारा एक सेल है, और ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, और ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो सोल्यूशन होगा, जो लिक्विड पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का, वो सोल कहलाएगा। ठीक है, यानी इस पार्ट में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, यानी वाटर जो होता है ना उसकी कंसंट्रेशन इस पार्ट में ज़्यादा होगी बनिस्बत आपके दूसरे मॉलिक्यूल के, तो ये सोल पार्ट होगा। जैसा कि इसमें अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, शुगर वगैरह सस्पेंडेड जो है ना होंगे। इसके अलावा आपका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके साथ इर्द गिर्द, यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल टच में, जैसे मैंने लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्म मैंने यहाँ पर शो किया है, तो ये जो पोर्शन है ये जेल कहलाएगा, और ये थोड़ा सा हार्ड होता है। यानी कि जो आपका सोल का पोर्शन होगा ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, और ये जो जेल का पोर्शन होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा, और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ टच होते हैं। अब एक हिस्सा इसका फंक्शन होता है। ठीक है जनाब, इसका क्या है हमारे पास फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहला फंक्शन क्या है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, तमाम के तमाम जो केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर वो सेल के साइटोप्लाज्म में होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, यानी द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। मेटाबॉलिज्म के फिर दो होते हैं, एनाबॉलिज्म भी हो सकता है और कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपका साइटोप्लाज्म है वो कैसे फंक्शन करेगा, स्टोर हाउस फॉर ऑर्गेनल्स, तमाम के तमाम आपकी ऑर्गेनल्स इसी साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सबके सब ऑर्गेनल इसी साइटोप्लाज्म में होंगे। चाहे वो आपके पास कोई राइबोसोम्स हो, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, कोई गोल्जी अपरेटस हो, ठीक है, और कोई भी दूसरी जितने भी ऑर्गेनल है तमाम के तमाम ऑर्गेनल्स इधर एग्जिस्ट करेगी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके अलावा स्टोर हाउस फॉर मटेरियल्स, तमाम के तमाम मटेरियल्स जो है ना आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसा अमीनो एसिड, शुगर, ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजीन्स वगैरह। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है ग्लाइकोजीन एंड लिवर सेल्स। मेंटेन द सेल शेप, आपका जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेल की शेप को मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा, आपका जो साइटोस्केलेटन होता है वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। आगे हम जाके साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, वो इसी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो साइटोप्लाज्म आपकी सेल की शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स, तमाम के तमाम ऑर्गेनल्स हमें पता है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, तो ये ऑर्गेनल इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मूव भी करती है इसी साइटोप्लाज्म की वजह से, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म होता है ना ये सब मूव करता रहता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इसके अलावा और क्या करेगा, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स एज वेल एज मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट में भी ये साइटोप्लाज्म हेल्प करेगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल है, ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एग्जांपल है अमीबा का। अमीबा में ये होता है कि आपके पास अमीबा, चूंकि हम सबको पता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसका कहानी क्या है कि इसके पास कोई मूव करने के लिए कोई लेग्स वगैरह कुछ चीज़ होता नहीं है। इसका सेल होता है और सेल का एक साइटोप्लाज्म होता है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड पार्ट होता है। अब वो लिक्विड के अंदर वो जिस तरफ मूव करेगा उस तरफ उसका साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो जाएगा, यानी उसी तरफ उसका साइटोप्लाज्म थोड़ा बहुत
एक लेग्स की फॉर्म में आगे निकलेगा, उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, और उस सूडोपोडिया के हेल्प से ये आगे मूव करता रहता है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।